एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारी कहानी के दो मेन किरदार को दिखाया जाता है, जिसमें लड़के का नाम यूमी होता है और लड़के का नाम मिजुतो होता है। हमें दिखाया जाता है यह दोनों कहीं बाहर जा रहे होते हैं। तभी वहाँ एक महिला आकर उन्हें रोक देती है। वह महिला उनकी माँ होती है। वह बोलती है तो तुम दोनों बाहर जा रहे हो। लगता है मिजुतो को भी किताबें पढ़ना बहुत पसंद है, क्योंकि यूमी तो अक्सर वहाँ जाती रहती है। जिस पर मिजुतो हाँ बोलता है, लेकिन यूमी उसे टॉन्ट मारकर कहती है भला मैं उस शांति वाली जगह तुम्हारे साथ क्यों जाऊंगी। जिस पर मिजुतो कहता है कि उसे भी उसके साथ जाने का कोई शौक नहीं है। फिर इधर इन दोनों में थोड़ी बहस होने लगती है और फिर यूमी बोलती है उसे मिजुतो का झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है, और मिजुतो बोलता है कि आप सेल्फिश हो जाते हैं और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। और उसके बाद सीन में बदलाव हो जाता है। हम देखते हैं यह लोग खाना खा रहे होते हैं और खाना खाने के बाद वो दोनों बर्तन धोने लगते हैं, जिसमें उनकी माँ उसके पिता से कह रही होती है कि यह दोनों एक दूसरे से बहुत जल्दी घुल मिल गए हैं। जिस पर उसके पिता बोलते हैं कि आजकल के बच्चे काफी ज्यादा मिलनसार हो गए हैं, वह एक दूसरे से बात करने पर बिल्कुल भी हिचकिचाते नहीं है। और उसके पिता बोलते हैं कि वह शादी करने से पहले बहुत ज्यादा टेंशन में थे इन दोनों के रिलेशन को लेकर, ये दोनों एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर पाएंगे कि नहीं। लेकिन देखो इन्हें कितने अच्छे से एडजस्ट किया है। जिस पर उनकी मदर बहुत खुश होती है और वह बोलता है कि यह दोनों सौतेले भाई बहन है, इसका मतलब ये तो नहीं कि इनके बीच कोई बॉन्डिंग नहीं बनेगी। इधर हमें पता चलता है कि मिजुतो के पिता ने दोबारा शादी की है। हम देखते हैं इधर बर्तन साफ करते करते वह दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है, जहाँ पर यूमी कहती है कि हमें अपने झगड़े के बारे में मॉम डैड से कुछ बात नहीं करनी चाहिए। जिस पर मिजुतो उसे टॉन्ट मारकर बोलता है कि तुम यह सब बोलकर क्या खुद को महान दिखाना चाहती हो। जिस पर यूमी बोलती है कि वह हमेशा से ऐसी ही है और अगर इस चीज से उसे कोई दिक्कत होती है तो वो उसका कंसर्न नहीं है। सीन चेंज होता है। मिजुतो को उसकी स्टडी रूम में दिखाते हैं, जहाँ पर वह किताब पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर यूमी आ जाती है और वह उसे बोलती है कि मिजुतो तुम आज के बाद मेरे नाम से मुझे नहीं बुलाओगे। जिस पर मिजुतो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। जिस पर यूमी कहती है कि वह उसको बड़ी बहन बुलाएगा और वह उसे बताता है कि उम्र में वह उससे बड़ा है, तो इसके हिसाब से तुम्हें मुझे बड़ा भाई बुलाना चाहिए। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा बहस होने लगती है। फिर यूमी अपना पॉइंट रखती है और बोलती है कि तुम्हारी याददाश्त के लिए मैं बता दूं कि हम दोनों का जन्मदिन 3 नवंबर को एक ही दिन पर आता है, लेकिन हमारी टाइमिंग अलग है। तभी मिजुतो बोलता है जापान के कैलेंडर के हिसाब से जिसकी टाइमिंग थोड़ी लेट होती है वह बड़ा होता है। जिस पर यूमी बोलती है कि वह जुड़वा बच्चे के केस में होता है और हम दोनों जुड़वा नहीं है। उसके बाद उन दोनों में बहस और ज्यादा शुरू हो जाती है। फिर वह दोनों लोग एक पॉइंट पर पहुंचते हैं, जहाँ यूमी कहती है कि वह एक गेम खेलेंगे जिसमें वह भाई बहन की तरह रहने की कोशिश करेंगे। वह बताती है कि उनका यह गेम माता पिता के ना होने के बाद भी जारी रहेगा, ताकि वह सिबलिंग की तरह रहना सीख सकें। और इस चीज पर मिजुतो एग्री कर जाता है और फिर वो बोलती है कि जो भी यह गेम हारेगा वह फिर छोटा भाई या बहन बनेगा। इस शर्त पर मिजुतो फिर से एग्री कर जाता है और उसके थोड़ी देर बाद यूमी उसको इरिटेट करने के लिए उसका सामान टच करने लगती है, इसलिए कि वह गेम हार जाए, और उसकी किताबों को टच करने लगती है और उसे बोलता है कि तुम मेरी किताबों को मत टच करो। जिस पर यूमी बोलती है कि सिबलिंग ऐसे ही रहते हैं। और तभी हम देखते हैं कि यूमी ड्रॉर की तरफ बढ़ रही होती है, जिसमें मिजुतो का कुछ पर्सनल सामान रखा होता है। वह नहीं चाहता कि कोई उसे देखे, इसलिए वह जाकर यूमी को सॉरी बोलता है और कहता है मैंने एक सिबलिंग की तरह अपनी गलती मान ली। उसके बाद यूमी उसे उसके सरनेम से बुलाती है, जो कि गेम का पहला नियम था कि कोई भी एक दूसरे को उसके सरनेम से नहीं बुलाएगा। और यहाँ पर यूमी अपनी शर्त हार चुकी होती है और मिजुतो उसे बोल रहा होता है कि एक आज्ञाकारी बहन की तरह तुम मुझे सॉरी बोलो। यहाँ पर यूमी अपने पुराने दिन याद करने लगती है, जब मिजुतो का स्वभाव काफी ज्यादा सिंपल हुआ करता था, और वह यह सब सोचकर शर्माने लगती है। लेकिन यहाँ पर यूमी रोने लगती है और मिजुतो उसके सर पर हाथ रखकर उसे सॉरी बोलता है। और इस पर यूमी बोलती है कि वह पहले की तरह स्वार्थी नहीं है। जिस पर मिजुतो कुछ भी नहीं बोलता और सीन चेंज होकर अगले दिन पर शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर यूमी और मिजुतो फोटो क्लिक कर रहे होते हैं और उनके माता पिता भी वहाँ होते हैं और उनकी यह फोटो उनके स्कूल ड्रेस में क्लिक हो रही होती है, जिसमें उनके माता पिता उनको करीब आने को बोल रहे होते हैं। और यहाँ सिचुएशन बहुत ज्यादा अजीब हो जाती है। फिर हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूमी और मिजुतो आपस में बात कर रहे होते हैं कि वे स्कूल कल से अकेले अकेले आएंगे, न कि एक दूसरे के साथ। जिसमें मिजुतो बोलता है कि आज स्कूल का पहला दिन है, उन्हें दोस्त बनाने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए, न कि ये फालतू की बकवास पर। जिस पर यूमी अपने मन में सोचती है कि उसके पास एक गुप्त हथियार है जिसकी मदद से वह काफी सारे दोस्त बना पाएगी। और इधर मिजुतो सोचता है कि पहले यूमी कितनी ज्यादा गलती करती थी, वह किसी से बात भी नहीं करती थी। फिर हमें स्कूल की सेरेमनी दिखाई जाती है। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी बच्चों ने यूमी को घेर रखा होता है और यहाँ पर मिजुतो शॉक हो जाता है। इसके जैसी इंट्रोवर्ट लड़की के इतने सारे दोस्त एक दिन में कैसे बन सकते हैं। जिसमें उसको याद आता है कि इस साल का प्रतिनिधि यूमी थी, क्योंकि उसके मार्क्स उससे बहुत ज्यादा थे, क्योंकि यूमी जैसी लड़की के भी नंबर उससे ज्यादा आए, ऐसा कैसे हो सकता है। यह सारी चीजें मिजुतो सोच रहा होता है। तभी उसकी क्लास के 2 लड़के आते हैं और उसे पूछते हैं कि मिजुतो क्या सच में यूमी तुम्हारी स्टेप सिबलिंग है। यहाँ पर मिजुतो कुछ जवाब नहीं देता और वह सीधा वॉशरूम में चले जाता है। वह सोच रहा होता है कि क्या सच में यूमी यह सारी बातें डिस्क्लोज कर रही है और वो स्कूल में सबको बता देगी कि वो मेरी स्टेप सिबलिंग है।
तभी वहाँ पर वो दोनों लड़के भी आ जाते हैं, जहाँ पर वो दोनों कह रहे होते हैं कि सबसे पहले वो अपनी बॉन्डिंग मिजुतो के साथ बढ़ाएंगे और उसके बाद वह अपनी बॉन्डिंग यूमी के साथ बढ़ाएंगे। और अब सीन शिफ्ट होकर घर पर आता है, जहाँ पर यूमी सबसे पहले मिजुतो को समझाती है कि उन दोनों लड़कों से दूर रहे, क्योंकि उनके अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है कि वो अपनी फीलिंग्स मेरे सामने कन्फेस कर लें। जिस पर मिजुतो कहता है कि उसे कुछ मतलब नहीं है। उसके बाद सीन अगले दिन का दिखाया जाता है और अब ये लोग दोबारा से स्कूल जा रहे होते हैं। यहाँ पर मिजुतो के साथ यूमी भी दोबारा स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है और इस चीज से मिजुतो बहुत शॉक हो जाता है, जहाँ पर मिजुतो को कुछ समझ नहीं आता है। फिर वो दोनों लोग स्कूल जाते हैं और मिजुतो ग्राउंड पर अकेला होता है। तभी वह दोनों लड़के उसके पास आ जाते हैं और यह सारी चीजें यूमी दूर से देख लेती है और वो मिजुतो के पास आती है और वो उसे हक कर लेती है और वो उन दोनों से बोलती है कि वो अपने भाई से कुछ जरूरी बात करना चाहती है। वो दोनों जरा साइड में जा रहे हैं। यह सारी चीज देखकर वो दोनों लड़के शॉक हो जाते हैं और अब हमें उनके घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर यूमी के पास उसकी माँ का मैसेज आता है कि आज उन्हें घर आते आते लेट हो जाएगा, इसलिए वो उनका इंतजार ना करें। यह चीज मिजुतो को भी पता होती है और वह यूमी से बोलता है कि अब उन्हें कुछ खाने के लिए बनाना चाहिए, जिस पर यूमी बोलती है कि क्या उसे खाना बनाना आता है, जिस पर मिजुतो हाँ बोलता है, क्योंकि उसके और उसकी माँ के आने से पहले वह और उसके पापा खाना अकेले ही बनाते थे। फिर मिजुतो खाना बना लेता है और उसके बाद ये दोनों लोग खाना खाने लगते हैं और उसी बीच में यूमी को मिजुतो के साथ के स्कूल का सीन याद आ जाता है, जहाँ पर उसने मिजुतो को हक कर लिया था और वह मिजुतो से बोलती है कि वह उस बात को भूल जाए, जिस पर मिजुतो बोलता है कि वह उस बात को भूल चुका है। और हम देखते हैं कि अब वो नहाने के लिए गई होती है और वह सोच रही होती है कि क्या वो सच में मिजुतो के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वो टॉवल लपेट कर मिजुतो के सामने चली जाती है। यह सब देखने के बाद मिजुतो को समझ आ जाता है कि यूमी क्या करने की कोशिश कर रही है, लेकिन तभी अचानक से टॉवल नीचे गिर जाता है और इससे यूमी बहुत ज्यादा शर्मिंदा हो जाती है। लेकिन मिजुतो तभी अपनी जैकेट से उसे कवर कर देता है और उसको अंदर जाकर कपड़े पहनने के लिए बोलता है। जैसे ही यूमी अंदर जाकर कपड़े पहनने के लिए होती है और वो मिजुतो के ऊपर सोफे पर गिर जाती है और वो एक दूसरे को किस करने के लिए हो जाते हैं। तभी उनके माता पिता वहाँ आ जाते हैं, जिससे यूमी सोफे के नीचे छुप जाती है और मिजुतो उसकी माँ को बोलता है वो सोने चली गई है। फिर उसकी माँ भी अपने बेडरूम में चली जाती है। यहाँ पर यूमी सोच रही होती है कि अगर उसके माता पिता घर नहीं आए होते तो जाने क्या से क्या हो जाता, और अभी ही वो इन सब चीजों से दूर हुई थी। इधर मिजुतो भी वही सारी चीजें सोच रहा होता है और वो अपने दिमाग में बोलता है कि वो अब यूमी के साथ एक दूरी और सीमा बनाए रखकर रहेगा, क्योंकि वो अब उसके परिवार का हिस्सा है। इस एपिसोड में हमें मिजुतो और यूमी के स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ उन लोगों का फिजिकल टेस्ट होने वाला होता है और वो क्लासरूम में बैठे होते हैं। मिजुतो एक बुक पढ़ रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और कहने लगता है क्या मिजुतो फिजिकल टेस्ट में उसके साथ रहना चाहेगा। तो फिर मिजुतो कहता है उससे दोस्ती करके उन्हें कुछ नहीं मिलने वाला, वह किसी भी कीमत पर उसे यूमी के करीब नहीं जाने देगा। तो फिर यह सुनकर वह लड़का मुस्कुराने लगता है। तो फिर मिजुतो कहता है आखिर तुम चाहते क्या हो। तो फिर वो लड़का बताता है कि उसका नाम कोगुरे है और वो मिजुतो का असली दोस्त बनना चाहता है। यह सुनकर मिजुतो कहने लगता है उसे इस बात पर यकीन नहीं है, लेकिन कोगुरे कहने लगता है वो दोस्त का दोस्त बनना चाहता है और अब उनकी दोस्ती हो चुकी है, चाहे मिजुतो चाहे या ना चाहे। उससे पहले उसके पीछे यूमी आ जाती है। कोगुरे मिजुतो की बात को रिपीट करता है और कहता है कि वह किसी भी कीमत पर यूमी के करीब किसी को नहीं जाने देगा, और यही सारी बात यूमी सुन के मिजुतो को घूरने लगती है। फिर सीन मेडिकल रूम में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ हमें नर्स का ऑफिस दिखाया जाता है। यहाँ पर यूमी बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि उसके सामने एक लड़की उसे घूरे ही जा रही होती है। यूमी को ये देखकर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। तभी वह लड़की उससे बात करने लगती है और वह अपना नाम अकात्सुकी बताती है। यूमी उससे कहती है कि वो क्या देखना चाह रही है। तो फिर अकात्सुकी कहती है वो बस देख रही थी कि यूमी कितनी सुंदर है और काफी अच्छी दिखती है। जिसके बाद वो दोनों लड़कियों की कुछ सीक्रेट बातें करने लगती हैं, जो कि कुछ उनके बड़े फीचर्स को लेकर होती है। फिर हमें उनके जिम का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर अकात्सुकी कहती है उसे इस तरह के फिटनेस टेस्ट बचपन से ही पसंद नहीं है, लेकिन यूमी सोचती है कि उसे तो ये फिटनेस टेस्ट बचपन से ही पसंद है और उसने उसमें अपनी पर्सनालिटी को बदलने के लिए भी काफी मेहनत की है। फिर हमें दिखाया जाता है कि अकात्सुकी ने बस 55 जंप की होती हैं। तो फिर ये सुनकर यूमी कहने लगती है यह फिर भी काफी अच्छा है, वह अच्छी स्टूडेंट बनने के लिए काफी ज्यादा कोशिश कर रही है। फिर वो पलटती है और देखती है कि मिजुतो भी काफी अच्छे से सारी चीजों को कर रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसे उसकी रिपोर्ट मिल जाती है, जो कि काफी अच्छी होती है, लेकिन फिर उसे भी काफी सारी अलग अलग एक्सरसाइज करनी होती है। उसमें उसे दिक्कत हो रही होती है। फिर बारी आती है मैराथन की। यूमी जब मैराथन कर रही होती है तो वो सोचती है कि वो उसमें अच्छे तो नहीं है, लेकिन वो फिर भी पूरी कोशिश करेगी। यह देखकर अकात्सुकी फिर कहने लगती है यूमी तुमने सच में काफी अच्छा किया। लेकिन फिर यूमी को चक्कर आने लगते हैं और वहीं पर मिजुतो आ जाता है। मिजुतो कहता है कि उसने अपने आप को काफी ज्यादा ही पुश किया है भागने के लिए, और फिर वो उसे अकात्सुकी को दे देता है और फिर वो उसको कहता है कि यूमी का अच्छे से ध्यान रखना। मिजुतो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है यूमी नर्स के ऑफिस में होती है और अकात्सुकी कहने लगती है उसे नहीं लगा था कि यूमी इतनी ज्यादा थक गई होगी। यूमी कहती है इसमें उसकी गलती है। वो कहने लगती है वो कल देर रात तक जाकर स्पोर्ट्स की बुक पढ़ रही थी और शायद इसी के कारण ऐसा हुआ था। अकात्सुकी उससे कहने लगती
है उसे यूमी के पास रहना काफी अच्छा लगता है। लेकिन अगर ये बात सच है तो जब उसने पहली बार यूमी को देखा था तो उसे लगा था कि यूमी कभी भी उसकी दोस्त नहीं बन पाएगी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अच्छी दिखती है और बहुत ही समझदार भी है। लेकिन उसे अभी पता चला कि वो स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। यूमी को यह बात बुरी लगती है और वो कहती है उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो फिर अकात्सुकी उसे सॉरी कहती है और फिर वो कहने लगती है कि उन्हें एक दूसरे को उनके नाम से बुलाना चाहिए। उसके बाद वो यूमी का नाम लेते हुए कहती है वो दोनों दोस्त बन गए हैं ना। तो फिर यूमी सोचने लगती है कि क्या वो भी अकात्सुकी को नाम से बुलाएगी। वो अकात्सुकी का नाम घबराते हुए लेती है। उसके बाद वो दोनों हंसना शुरू कर देते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों क्लासरूम के अंदर वापस आते हैं। तो वहाँ पर मिजुतो भी होता है, लेकिन मिजुतो तो यूमी को वहाँ से चढ़ाते हुए चले जाता है, जिससे यूमी को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है। उसके बाद अकात्सुकी यूमी से कहने लगती है मिजुतो तुमसे काफी अच्छे से बात करता है। तो फिर ये सुनकर यूमी कहने लगती है आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अकात्सुकी को, जो कि काफी हैरान होती है क्योंकि यूमी को बुखार हो गया होता है। तभी कोगुरे वहाँ आ जाता है। वो आकर के अकात्सुकी को पकड़कर उठा देता है। तो फिर अकात्सुकी उसे नीचे उतारने को कहती है। यह सुनकर कोगुरे कहता है कोई भी यूमी को इस तरीके से परेशान नहीं कर सकता है। तो फिर अकात्सुकी कहती है तुम ये सब यूमी के करीब आने के लिए कर रहे हो ना। तो फिर कोगुरे कहता है उसे इन सब चीजों की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। उसके बाद अकात्सुकी मिजुतो से कहने लगती है कि वो घर जाते हुए उसके साथ जाए ताकि वो यूमी को देख सके। और फिर कोगुरे भी कहने लगता है कि वो उन दोनों के साथ जाना चाहेगा, लेकिन अकात्सुकी उसे मना कर देती है। रास्ते में मिजुतो अकात्सुकी को बताता है सारी चीजों के बारे में कि किस तरीके से वो दोनों अचानक से स्टेप सिबलिंग्स बन गए हैं और साथ रहने लगे हैं। तो फिर अकात्सुकी कहती है ये सारी चीजें उनके लिए काफी अजीब होगी ना। तो फिर मिजुतो कहता है समय के साथ उन लोगों को सभी चीजों की आदत हो जाएगी। उसके बाद वो दोनों मिजुतो के घर आ जाते हैं। फिर मिजुतो पहले डोर नॉक करता है और जवाब न मिलने पर खुद ही डोर खोल के अंदर चला जाता है। यहाँ पर यूमी सो रही होती है। तभी अचानक से यूमी मिजुतो का नाम लेने लगती है, जिससे मिजुतो काफी हैरान हो जाता है। उसके बाद वो कहने लगती है वहाँ पर वो अकेली थी और मिजुतो कहाँ पर था। तो फिर मिजुतो कहता है अकात्सुकी यहाँ पर आई है उससे मिलने के लिए। अकात्सुकी पूछती है कि उसका फीवर अभी कैसा है। तो फिर ये सुनकर यूमी कहती है उसका फीवर लगभग खत्म ही हो गया है। अकात्सुकी फिर उसे दिखाती है कि वह उसके लिए काफी सारी चीजें लेकर आई है। फिर वो मिजुतो से कहने लगती है कि वो उसकी मदद करे, क्योंकि यूमी ने उसे बताया था कि उसे खाना बनाना आता है। जिसके बाद वो दोनों लोग किचन के अंदर खाना बना रहे होते हैं। और फिर अकात्सुकी मिजुतो से कहती है कि उसे अब काफी दिक्कत होती होगी ना, क्योंकि वो अब गर्लफ्रेंड नहीं बना पाएगा। शायद इससे पहले तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड थी ना। तो फिर मिजुतो शॉक हो जाता है और कहता है कि उसे देखकर लगता है कि उसके पास गर्लफ्रेंड हो सकती है। तो फिर अकात्सुकी कहती है उसके पास एक टेक्निक है जिससे वह सच्चाई पता लगा लेती है, जैसे कि वो किस तरीके की लड़की से बात करता है। उससे यह साफ है कि उसकी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन अभी उसके पास कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। तो फिर वो कहने लगती है अगर उससे एक गर्लफ्रेंड मिल जाएगी तो वो क्या करना चाहेगा। तो फिर मिजुतो नो कमेंट कहता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो यूमी को खाना खिला रही होती है और यूमी कहती है वो खुद से भी खा सकती है। मिजुतो वहाँ पर खड़ा होकर सोच रहा होता है कि वो यहाँ पर कर क्या रहा है। अकात्सुकी फिर वहाँ से जाने लगती है और मिजुतो से पूछती है क्या वो और यूमी सच में भाई बहन है। तो फिर मिजुतो कहता है कि नहीं, वह स्टेप सिबलिंग्स हैं, यानी तुम लोग असलियत में भाई बहन नहीं हो। और फिर वहाँ से जाने लगती है और फिर मिजुतो वापस से घर के अंदर आ जाता है, जहाँ पर यूमी सो रही होती है। लेकिन यूमी की आंखें खुल जाती हैं। वो मिजुतो से कहने लगती है वो काफी अच्छे से अकात्सुकी के साथ घुल मिल गया है। यह सुनकर के मिजुतो भी कहता है शायद तुम कहना चाहती हो कि मिजुतो जैसा लूजर उसकी प्यारी सी दोस्त से दूर रहे। यूमी फिर कहती है हाँ वो यही ही कहना चाहती है। मिजुतो फिर कहता है अकात्सुकी जैसे लोग दूसरों के साथ काफी जल्दी घुल मिल जाते हैं। वो यूमी से कहता है कि वो बीमार है, उसे आराम करना चाहिए ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। यूमी कहती है क्या तुम वापस से मुझे छोड़कर जा रहे हो। तो फिर मिजुतो कहता है नहीं, वो कहीं नहीं जा रहा है, वो घर पर ही रुका है। तो फिर यूमी कहती है वो झूठ बोल रहा है, बिल्कुल पहले की तरह जब उसने कहा था उसका हाथ पकड़ने के लिए, लेकिन मैं उसे छोड़कर चला गया था। ये सुनकर मिजुतो कहता है कि पहले से उसका क्या मतलब है। फिर मिजुतो सोचने लगता है कि शायद इसे जब बुखार आता है तो इसका दिमाग फालतू में चलने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद यूमी मिजुतो का हाथ पकड़कर वहीं पर सो जाती है और अब मिजुतो भी पुरानी बातें याद करने लगता है जब उसके पास एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और वो गर्लफ्रेंड कोई और नहीं यूमी थी। और जब भी यूमी बीमार पड़ती थी तो वो ऐसे ही मिजुतो का हाथ पकड़कर सो जाया करती थी। लेकिन फिर कुछ समय बाद उन्हें अपना ये रिलेशन खत्म करना पड़ा और जब वो अपनी सौतेली माँ की बेटी से मिला तो उसके दिमाग में बस एक ही चीज आई होगी कि नेचर ने उनके साथ बहुत गंदा मजाक किया है। थोड़ी देर बाद ही यूमी उठ जाती है और वो मिजुतो से कहने लगती है उसे आइसक्रीम खानी है, जिस पर मिजुतो से कहने लगता है कि हाँ वो उसे अभी ला कर दे देगा। जिस पर यूमी कुछ ना बोलकर बस ये बोलती है क्या वो उसका दोबारा हाथ पकड़ सकती है। इस पर मिजुतो बोलता है कि नहीं, क्योंकि वो पूरी तरीके से ठीक हो गई है और वो पूरे दिन आराम कर रही थी और अगर अभी भी उसका बुखार नहीं उतरा है तो ये उसके लिए काफी ज्यादा खतरनाक है। फिर वो उसका तापमान नापने लगता है और जिसे देखकर यूमी बहुत घबरा जाती है। जैसे ही वो तापमान जांच कर रहा होता है तापमान बिल्कुल सामान्य निकलता है और यहाँ पर मिजुतो का एहसास होता है कि यूमी ने उसकी अच्छाई का फायदा उठाया है ताकि वो उससे घर के सारे काम करवा सके। और ये देखकर मिजुतो को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और यूमी अपना मुंह ढककर सोने लगती है। फिर वो यूमी का कंबल खींच लेता है और वो यूमी से बोलता है कि क्या वो कुछ कहना चाहती
है, जिस पर यूमी मिजुतो से माफी मांगती है। फिर मिजुतो बोलता है कि क्या उसे अभी भी उसका हाथ चाहिए सोने के लिए। यह सुनकर यूमी शर्माने लगती है और उसका पूरा चेहरा लाल पड़ जाता है। फिर वो खुद को कंबल से कवर कर लेती है। मिजुतो बोलता है कि वो अब अपने कमरे में जा रहा है क्योंकि अब तुम पूरी तरीके से ठीक हो गई हो। तो यूमी बोलती है कि क्या वो यहाँ पर थोड़ी देर और नहीं रुक सकता, जिस पर मिजुतो बोलता है कि हाँ, अब वो दोनों भाई बहन हैं तो वो यहाँ पर रुक सकता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूमी को दिखाया जाता है जो कि बिस्तर पर लेटकर अपनी कुछ पुरानी बातों को याद कर रही होती है कि आज से 6 महीने पहले वो कितनी ज्यादा इंट्रोवर्ट थी और कैसे वो अजीब अजीब सी हरकतें किया करती थी, जैसे कि मिजुतो के दिए हुए हर एक गिफ्ट को वो एक बॉक्स के अंदर संभाल कर रखती थी। और वो सोचने लगती है कि आज से पहले अगर किसी ने मुझे देखा होता तो किसी को यकीन ही नहीं होता कि ये यूमी है। फिर थोड़ी देर बाद यूमी उसी बॉक्स को खोलने लगती है। उसमें उसे मिजुतो का दिया गया एक कपड़ा मिलता है, जिसको देखकर वो सोचने लगती है आखिर वो इस कपड़े को लेकर क्या कर रही थी कि अगर मिजुतो को इन सब चीजों के बारे में पता चलेगा तो वो उससे सिबलिंग का रिश्ता ही चलाएगा और उसे बड़ा भाई भी बुलाना पड़ेगा। इसलिए वो फैसला करती है कि वो ये कपड़ा मिजुतो को वापस दे देगी, लेकिन वो तब उसे वापस करेगी जाकर जब मिजुतो सो रहा होगा। और वैसे भी अभी बहुत ज्यादा रात हो चुकी है। यह देखने के लिए यूमी उसके कमरे में जाती है, लेकिन मिजुतो अभी भी जाग रहा है। फिर वो दोनों बैठकर स्टोन पेपर सीजर खेलने लगते हैं। फिर उसके बाद मिजुतो उससे पूछता है कि आखिर उसने यहाँ पर फैमिली मीटिंग क्यों बुलाई है। और हम टेबल पर देखते हैं कि यूमी और मिजुतो दोनों के कपड़े रखे होते हैं, जिस पर यूमी बोलती है कि वो यहाँ पर मिजुतो के दिए गए कपड़ों को वापस करने आई है। मिजुतो उससे सवाल करता है कि आखिर मेरे कपड़े तुम्हारे पास आए कैसे, जिस पर यूमी बताने लगती है जब वो उसे डेट कर रहा था तब वो उसकी दी गई हर एक चीजों को अपने पास संभाल कर रखती थी। और ये सुनने के बाद मिजुतो शर्माने लगता है और उसके कान लाल पड़ जाते हैं, लेकिन यूमी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो ब्लश क्यों कर रहा है। जिस पर यूमी उससे पूछती है कि तुम बताओ मेरे कपड़े तुम्हारे पास कहाँ से आए। फिर मिजुतो बताता है कि एक दिन जब बाथरूम के अंदर वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल रहे होते हैं तो वो देखता है कि यूमी के कपड़े वॉशिंग मशीन से बाहर निकल रहे हैं और वो उन्हें उठाकर जैसे ही वापस रखने जा रहा होता है तब तक उसके पिता आ जाते हैं और वो इस वजह से उसके कपड़े वॉशिंग मशीन में वापस नहीं रख पाता है। जिस पर यूमी कहती है कि उसने भी एक दिन देखा था कि तो वॉशिंग मशीन से मिजुतो के कपड़े बाहर आ रहे थे और जैसे ही वो मिजुतो के कपड़े दोबारा वॉशिंग मशीन में रखने के लिए जाती है तब तक वहाँ उसकी माँ आ जाती है। ये सुनने के बाद मिजुतो थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि उसने तो वही सारी चीजें बोल दी होती हैं जो मिजुतो ने उसे बोली थी। फिर यूमी पूछती है तो तुम मेरे कपड़े अपने रूम में क्यों ले गए थे, जिस पर मिजुतो बोलता है कि उसके पास और कोई ऑप्शन था ही नहीं और यूमी भी तो उसके कपड़े अपने रूम में ले गई थी। जिस पर यूमी बोलती है मुझे लगता है कि इन सब चीजों पर बहस करके कुछ फायदा नहीं है, इसलिए आज के बाद हम इन सब चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे। और मिजुतो उससे बोलता है कि तुम्हें वो गेम याद है ना। मिजुतो बोलता है कि इस गेम में मैंने थोड़े से बदलाव किए हैं। घर के अंदर तो हम भाई बहन की तरह रहेंगे लेकिन बाहर हम एक दोस्त की तरह रहेंगे। फिर सीन अगले दिन पर शिफ्ट होता है। जब यूमी स्कूल में जा रही होती है तो वो देखते हैं कि रास्ते में मिजुतो कैफे के अंदर किसी लड़की के साथ खड़ा हुआ है। फिर उसे याद आता है कि मिजुतो ने कल कहा था कि वो दोनों एक दूसरे की जिंदगी में इंटरफियर नहीं करेंगे। शायद वो उसने इसीलिए बोला था क्योंकि मिजुतो अब किसी और लड़की को डेट कर रहा है और उसे लड़की की लुक से यूमी को पुरानी बातें याद आने लगती हैं। फिर यूमी स्कूल जाती है और वो सारी बात अपनी दोस्त मिनामी को बताती है, जिस पर मिनामी बोलती है कि मिजुतो की सबसे अच्छी पर्सनैलिटी है, उसको कोई भी सिंपल और सीधी सी लड़की पसंद कर लेगी। यह सुनने के बाद यूमी सोचने लगती है कि मिजुतो कितना बुरा है। सीन में बदलाव होता है। यूमी अपने घर पर वापस आ जाती है और जैसे ही वो अपने घर पर पहुंचती है तो वो देखती है कि आज मिजुतो घर पर किसी लड़की को लेकर आया है और वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगती है कि जब वो मिजुतो को डेट कर रही थी तब उसने 6 महीने का टाइम लिया था उसे घर लाने के लिए। फिर यूमी शूज की तस्वीर ले लेती है क्योंकि वो उसकी स्कूल की ड्रेस के होते हैं और उसके बाद वो मिजुतो को फोन करके कहती है उसे कुछ मदद चाहिए। ये सुनने के बाद मिजुतो उससे बोलता है कि आज वो उससे इतने अच्छे से बात क्यों कर रही है। फिर यूमी बोलती है कि उसका कुछ सामान घर के अंदर छूट गया है इसलिए मिजुतो बाहर आकर उसे दे दे और वो साइड में छुप जाती है। थोड़ी देर वेट करने के बाद यूमी सोच रही होती है कि अब तो मिजुतो चला गया होगा, लेकिन जैसे ही वो गेट खुलती है तो वहाँ पर मिजुतो होता है और वहाँ जूते भी गायब होते हैं। यूमी मिजुतो से कहती है कि वो जूते और वो लड़की कहाँ गई। मिजुतो कहता है तुम क्या बोल रही हो। यूमी ने उन जूतों की फोटो भी ले ली होती है, लेकिन मिजुतो कहता है हो सकता है तुम्हारा ही सामान हो, अपने रूम में जाकर चेक करो। फिर यूमी अपने रूम में जाकर चेक करती है तो उसका सारा सामान वहाँ सही से रखा होता है और फिर मिजुतो बोलता है हाँ वो घर पर किसी लड़की को लेकर आया था, लेकिन अगले बार से कोशिश करूंगा कि उसको चुपचाप लेकर आऊं और पकड़ा भी ना जाऊं। लेकिन अभी वो अपने कमरे में जा रहा है क्योंकि वो बहुत ज्यादा थक गया है। ये सुनकर यूमी उससे कहती है आखिर तुमने ऐसा किया क्या जो तुम काफी ज्यादा थक गए हो। और वो उसको फोर्स करके बोलती है कि वह उसे सब सच सच बता दे कि वो कौन लड़की है जिसे वो घर पर लेकर आया था, लेकिन मिजुतो उसे कुछ नहीं बताता। फिर उसके बाद मिजुतो अपने रूम में चला जाता है। यहाँ पर यूमी थोड़ी परेशान होती है कि आखिर में मिजुतो करना क्या चाहता है। फिर सीन बदलता है और हम मिजुतो को स्कूल में देखते हैं जो लाइब्रेरी में खड़े होकर किताबें पढ़ रहा होता है। तब वहाँ पर एक लड़की आती है। वो मिजुतो से बोलती है कि वह मिजुतो को काफी ज्यादा पसंद करती है, जिस पर मिजुतो बोलता है कि उसने उस लड़की को आज से पहले
कभी नहीं देखा। जिस पर वो लड़की अपना चश्मा और विग निकाल कर कहती है, ये मैं हूँ मिनामी। जिस पर मिज़ुतो बोलता है, मिनामी क्या तुम सच में मुझे पसंद करती हो? जिस पर मिनामी उल्टा जवाब देती है, हाँ मैं तुमसे नफरत भी नहीं करती हूँ। और मिज़ुतो बोलता है, क्या तुम मुझसे सच में शादी करना चाहती हो? तो मिनामी बोलती है कि नहीं, वो उससे शादी नहीं करेगी। अगर उसने ऐसा किया तो वो यूमी की बहन बन जाएगी और वो ऐसा नहीं चाहती है। और वो मिज़ुतो से कहती है कि उसे पहले लगता था कि यूमी बहुत ज्यादा परफेक्ट है, लेकिन फिर धीरे धीरे यूमी ने अपनी सच्चाई बताई कि वो अभी भी थोड़ी इम्परफेक्ट है। और ये सुनने के बाद मिनामी यूमी को लाइक करने लगी है और अब वो चाहते हैं कि यूमी उसकी बड़ी बहन बन जाए ताकि वो साल के 365 दिन उसी के साथ रहे। और हमें दिखाया जाता है कि मिज़ुतो ये सारी चीजें कागुरे को बता रहा होता है। कागुरे बोलता है और इसके बाद होता है एक धमाका, जिस पर मिज़ुतो बोलता है कि धमाके से तुम्हारा क्या मतलब है? फिर कागुरे उसे मिनामी के पास्ट लाइफ के बारे में बताता है, जब उसका एक बॉयफ्रेंड हुआ करता था। शुरुआती दिनों में वो अपने बॉयफ्रेंड को काफी ज्यादा फॉलो करती थी, लेकिन धीरे धीरे करके उसका बॉयफ्रेंड इन सब चीजों से इरिटेट होने लगा और एक दिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस में चला गया, जिसकी वजह से उसे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। लेकिन मिनामी ने उसका पीछा तब भी नहीं छोड़ा, जिससे उसका तनाव और ज्यादा बढ़ने लगा। फिर एक दिन उसने उससे ब्रेकअप कर लिया और ऐसा ही अब वो यूमी के साथ करेगी, क्योंकि अब उसके ऊपर यूमी का भूत चढ़ गया है और इसीलिए अब हमें मिनामी को यूमी से दूर रखना पड़ेगा। और इसके लिए वो लोग एक प्लानिंग करते हैं, जिसके बाद हम मिज़ुतो को देखते हैं जो कि यूमी के पास जाता है और उससे बोलता है कि तुमने हमारा कोड तोड़ा है बाहर लोगों को सारी बातें बताकर, इसलिए अब तुम्हें मैं एक सजा देना चाहता हूँ। जिसको सुनने के बाद यूमी थोड़ा शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि ठीक है, तुम जो सजा मुझे देना चाहते हो मुझे दे सकते हो। जिस पर मिज़ुतो बोलता है कि तुम्हारी सजा ये है कि कल तुम मेरे साथ डेट पर चलोगी। और यहीं पर यह एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी यूमी से होती है, जो कि तैयार होकर मिज़ुतो का वेट कर रही होती है और वो अपनी पुरानी बातें याद करने लगती है कि कैसे उसे मिज़ुतो ने डेट पर चलने के लिए पूछा था। और उसे समझ में नहीं आ रहा है कि मिज़ुतो ने ऐसा क्यों किया, क्योंकि ये तो उनके नियमों के खिलाफ है। और वो सोचने लगती है शायद जो असली सिबलिंग होते हैं वो ऐसे ही एक दूसरे के साथ बातें करते होंगे। लेकिन तभी वहाँ मिज़ुतो आ जाता है, जिसने थोड़ी सी अलग हेयर स्टाइल कर रखी होती है, जिसे देखकर यूमी कुछ नहीं कहती। फिर वो लोग एक जगह घूमने जाते हैं जो होती है एक्वेरियम वाली जगह। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत लंबी लाइन लगी होती है और ज्यादातर वहाँ कपल आए होते हैं, जिसे देखकर अब यूमी सोचती है कि एक्वेरियम एक ऐसी जगह है जहाँ पर परिवार और कपल एक साथ आ सकते हैं और क्वालिटी टाइम बताते हैं। लेकिन मिज़ुतो उसे यहाँ पर क्यों लेकर आया है? वो अब एक दूसरे को डेट भी नहीं कर रहे हैं, या फिर हो सकता है मिज़ुतो सच में डेट पर लेकर आया हो। फिर मिज़ुतो वहाँ से टिकट लेता है और यूमी को आगे चलने के लिए बोलता है, लेकिन यूमी ऐसा दिखा रही होती है कि जैसे उसे इन सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। और उसके बाद मिज़ुतो उसका हाथ पकड़ लेता है और ये देखकर यूमी बहुत ज्यादा घबराने लगती है। और इधर मिज़ुतो के दिमाग में कागुरे का बताया हुआ प्लान चल रहा है, जिसमें उसने बताया होता है कि वो मिनामी के सामने ऐसा दिखावा करे कि जैसे यूमी उसके छोटे भाई को पसंद करती है, जिससे उसका शादी करने का प्लान कैंसिल हो जाएगा। इसीलिए कागुरे ने मिज़ुतो के हेयर स्टाइल को चेंज कर दिया था। फिर सीन चेंज होता है और हम यूमी को देख रहे होते हैं जो एक्वेरियम के पास अपना आनंद ले रही होती है। पीछे से मिनामी यूमी को घूरे जा रही होती है और इधर मिज़ुतो सोच रहा होता है कि बिना मिनामी को सच्चाई दिखाए यूमी को कुछ नहीं समझाया जा सकता। और तभी उसे याद आता है कागुरे ने उसे ये भी बोला था कि कुछ भी हो जाए उसे यूमी की ड्रेस की तारीफ जरूर करनी है। और तभी वो यूमी को नोटिस करता है और वो देखता है कि यूमी तो यहाँ पर सच में तैयार होकर आई होती है। तभी वो मिज़ुतो को बोलती है कि ये एक्वेरियम तो सच में काफी ज्यादा बड़ा है और काफी ज्यादा लोकप्रिय भी है। जिस पर मिज़ुतो बोलता है कि हाँ, ये एक्वेरियम सच में बहुत ज्यादा बड़ा है। फिर मिज़ुतो कहता है कि अब एक नई ट्रिक अपनानी होगी और फिर वो एक सही मौका ढूंढता है। तभी उधर कागुरे और मिनामी को दिखाया जाता है, जहाँ पर कागुरे मिनामी से कह रहा होता है कि उन्हें घूरना बंद करो और तुम देख रही हो ना वो दोनों एक दूसरे के कितने ज्यादा क्लोज हैं। फिर थोड़ी देर बाद यूमी किसी आदमी से टकराने वाली होती है, लेकिन मिज़ुतो उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिसे देखकर यूमी बोल रही होती है कि वो कब तक उसके कंधे को पकड़े रहेगा, वो उसे छोड़ दे। जिस पर मिज़ुतो बोलता है कि यहाँ पर बहुत भीड़ है और उसे डर है कहीं यूमी खो ना जाए, इसलिए वो उसके कंधे पकड़े है। जिस पर यूमी थोड़ा रूड वे में बोलती है कि ध्यान दिलाने के लिए थैंक यू। जिस पर यूमी भी सोचती है कि वो मिज़ुतो के साथ ऐसा क्यों बिहेव कर रही है। फिर थोड़ी देर बाद मिज़ुतो वॉशरूम में जाता है, जहाँ पर वो कागुरे को फोन करता है, जिस पर वो बोलता है कि वो और यूमी एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग हैं। उसे नहीं लगता है कि ये डेट सफल रहेगी। इधर कागुरे भी मिज़ुतो से बात कर रहा होता है और मिनामी बस खड़े खड़े ये सब देख रही होती है। और कागुरे मिज़ुतो को समझाता है कि अपना प्रयास डालते रहो, यह डेट सफल होगी। फिर इधर मिज़ुतो खुद को हौसला देने के लिए आईने के सामने बात करने लगता है कि उसने यूमी से डेट के लिए पूछा था और वो उसको ऐसे ही बर्बाद नहीं होने देना चाहता है। फिर उसके बाद मिज़ुतो बोलता है कि चलो एक टेस्ट करते हैं, शार्क देखते हैं और देखते हैं कि तुम शार्क से डरोगी या नहीं। ये सुनने के बाद यूमी उससे बोलती है कि आखिर तुम्हारे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आया कहाँ से? तुम तो उस लेजेंडरी किलर से भी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जिसने अपने मर्डर की घोषणा की थी। मिज़ुतो फिर सोचने लगता है कि उनका ब्रेकअप होने के बाद 6 महीने तक लगातार मिज़ुतो यूमी से काफी ज्यादा नफरत करता रहा और हर एक चीज काफी ज्यादा परेशान करने वाली लगती रही। लेकिन टाइम के साथ साथ उसकी ये हेट कम हो गई, क्योंकि वो अब कपल की चेन से आजाद हो चुका है। फिर उसके बाद
उनकी एक्वेरियम वाली डेट खत्म हो जाती है और वो एक दूसरे से बोलते हैं कि वो दोनों अब अकेले घर जाएंगे क्योंकि उनकी डेट इतने ही टाइम तक के लिए थी। तभी उसके पास मिनामी का मैसेज आता है जो उसे बोलती है कि कितना संयोग है वो यहाँ पर आकर मिजुतो से मिली। मिजुतो को तो पहले से ही सब पता होता है। फिर मिनामी उससे बोलती है कि मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे घर में बिना बताए घुस गई थी। और वो उससे बोलती है कि वो यूमी को कुछ नहीं बताएगी क्योंकि यूमी उसकी काफी अच्छी दोस्त है। जिस पर मिजुतो हाँ बोलता है, जिसे सुनने के बाद मिनामी उसे थैंक यू बोलती है। लेकिन मिजुतो उससे बोलता है कि सिर्फ थैंक यू नहीं, तुम्हारी तो आंखों में आंसू होने चाहिए थे। और वो उससे बोलती है कि वो अभी भी उनको अपना दोस्त मानती है। जिस पर मिजुतो बोलता है कि तुम्हें इस घटना के बाद हम लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। लेकिन उसके बाद मिनामी बोलती है कि वो अभी भी मिजुतो से शादी करना चाहती है ताकि वो मिजुतो के साथ रह सके। और ये सुनने के बाद मिजुतो उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। इधर हमें यूमी को दिखाया जाता है जो घर में बैठी होती है और वो उन्हीं सब बातों को सोच रही होती है कि आखिर मिजुतो ने उसे डेट पर ले जाने के लिए क्यों पूछा और उन शूज की मिस्ट्री क्या है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई है। और वो ये सब बातों के बारे में सोच रही होती है और वो कहती है कि अगर वो किसी किताब के अंदर जासूस होती तो वो कितनी गंदी तरीके से फेल हो जाती। फिर थोड़ी देर बाद मिजुतो घर आ जाता है और यूमी उसके सामने आकर उससे सवाल जवाब करने लगती है और उसे कहती है कि आज वो उसे पनिशमेंट देगी। और वो कहती है कि वो अपने हैंडसम से छोटे भाई की बहुत सारी तस्वीरें लेगी और उसकी लाइफ को भी रिकॉर्ड करेगी। और ये कहकर वो उसकी बहुत सारी तस्वीरें ले लेती है और अब उसकी गैलरी में मिजुतो की बहुत सारी अच्छी अच्छी तस्वीरें हैं जिनको देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। तभी मिजुतो बोलता है कि वो उसके लिए कुछ और भी कर सकता है। जिस पर यूमी बोलती है कि अब तुम यह मत कहना कि तुम मुझे हक करने वाले हो और तुम मेरे कानों में विस्पर करोगे। लेकिन तब तक मिजुतो उसे पीछे से हक कर लेता है और उसके कान में विस्पर करता है। सीन अगले दिन स्कूल पर शिफ्ट होता है जहाँ पर यूमी अकेली बैठी होती है। तभी उसके पास मिनामी आती है और वो उससे पूछती है कि तुमने वीकेंड पर क्या किया, क्योंकि वो तो इस वीकेंड पर घर पर ही थी और सो रही थी। जिस पर यूमी बोलती है कि वो भी इस वीकेंड घर पर ही थी। और यहाँ सारी चीजें मिजुतो और कागुरे दूर से देख रहे होते हैं। जिस पर कागुरे मिजुतो से बोलता है कि मिनामी अगर उससे कुछ भी बात करती है तो वो आकर कागुरे को बता सकता है। जिसको सुनने के बाद मिजुतो कहता है कि क्या कागुरे तुम कभी हॉस्पिटल में एडमिट हुए हो। और जिस पर कागुरे हंसकर जवाब देता है हाँ, वो एक बार हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था। और उसके बाद ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इस एपिसोड की स्टार्टिंग मिजुतो से होती है जो अपने मिडिल स्कूल के दिनों को याद कर रहा होता है, जहाँ पर यूमी और वो एक विंडो की साइड पर खड़े हुए होते हैं। यूमी उसको करी के इंग्रेडिएंट्स शेयर करने के लिए धन्यवाद बोल रही होती है। फिर उसके बाद मिजुतो कहता है कि वो बिल्कुल ही अजनबी की तरह थे जो अनजाने में एक दूसरे से मिल गए और मिजुतो उस रात को कभी भूल नहीं पाएगा। उसके बाद यूमी मिजुतो के पास आती है और उसको उसके साथ मार्केट चलने के लिए बोलती है, उसकी माँ के लिए मदर डे का गिफ्ट ले सके। जिस पर मिजुतो बोलता है कि साथ में गिफ्ट देना थोड़ा सा अजीब हो जाएगा। जिस पर यूमी बोलती है कि ऐसा नहीं है, अगर हम साथ में मिलकर गिफ्ट देंगे तो उन्हें समझ में आएगा कि अब हमारी बॉन्डिंग काफी अच्छी हो चुकी है। लेकिन मिजुतो उसके साथ जाने के लिए मना कर देता है और वो कहता है कि वो माँ को अकेले ही गिफ्ट देगा, तुम जाओ। लेकिन तभी हम देखते हैं यूमी उससे कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मेरे छोटे भाई बनना चाहते हो। जिसे सुनकर मिजुतो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो उसका बड़ा भाई बनना चाहता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो दोनों मेट्रो में होते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है जिसकी वजह से उन्हें धक्के लग रहे होते हैं। इसलिए मिजुतो यूमी को साइड से कवर करके खड़ा हो जाता है। जिस पर यूमी बोलती है क्योंकि यह ट्रेन लगातार ऐसे ही हिलती रहेगी। फिर थोड़ी देर बाद हमें उन दोनों लोगों को मॉल में दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो अपनी माँ के लिए क्या खरीदें क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे गिफ्ट होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद उनके घर का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो अपनी माँ को एक फूल का गुलदस्ता दे रहे हैं जिस पर उनकी माँ बहुत ज्यादा शौक और खुश हो जाती है। वो दोनों अपनी माँ को थैंक्स बोलते हैं कि वो सुबह उठकर उनके लिए सब कुछ अच्छा कर देती है और उनके लिए इतना अच्छा लंच बना कर देती है। ये सुनने के बाद उनकी माँ बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि यूमी ऊपर से नीचे मिजुतो को देखने के लिए आई होती है। वो देखते हैं कि मिजुतो अपने कमरे में बैठकर अपनी माँ की फोटो के सामने प्रार्थना कर रहा होता है और वो अपना समय याद करने लगती है जब वो अपने पिता की फोटो के सामने प्रार्थना करती थी। लेकिन यूमी देखती है कि मिजुतो ने उसे नोटिस कर लिया है और वो उसे अंदर आने के लिए बोलता है। फिर यूमी मिजुतो के साइड पर जाकर बैठ जाती है और वो उसकी माँ की फोटो के सामने कहती है कि वो उसकी बड़ी बहन है और वो उसका काफी अच्छे से ध्यान रखेगी। जिस पर मिजुतो कहता है कि अभी इन सब चीजों के बारे में बात मत करो क्योंकि मिजुतो अभी उससे इस वक्त कुछ नहीं कह पाएगा। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि यूमी मिजुतो से कह रही होती है कि उन्हें अपने माता पिता को थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ देना चाहिए क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताने को मिलता ही नहीं है। जिस पर मिजुतो काफी शॉक हो जाता है कि यूमी इतना गहरा भी सोच सकती है। जिस पर यूमी बोलती है कि वो तो ये चाहती है कि वो अपने माता पिता को किसी ट्रिप पर भेज दे। जिस पर मिजुतो कहता है कि इन सब चीजों का एक ही समाधान है, वो ये कि वो लोग खुद ही कहीं चले जाएं। और यूमी कहती है तुम क्या बोल रहे हो, वो खुद से कहाँ जाएंगे। जिस पर मिजुतो
मिजुतो कहता है कि एक रात के लिए घूमने के लिए कहीं भी जा सकते हैं, जिस पर मिजुतो यूमी से कहता है कि वो उसके साथ रहने के लिए तैयार है। लेकिन तभी यूमी उससे कहने लगती है बिल्कुल भी नहीं, वह उसके साथ नहीं रहना चाहती है। जिस पर मिजुतो कहता है कि इन सब चीजों का बस एक ही समाधान है। थोड़ी देर बाद हमें वो दोनों खाने की टेबल पर दिखाए जाते हैं, जहाँ पर मिजुतो यूमी को अपना फोन दिखाता है, जिसमें उसने कागोरे से उसके घर में रहने की इजाजत मांगी होती है। जिसमें कागोरे ने खुश होकर उसे बोला होता है कि हाँ, वो उसके घर आकर रुक सकता है। जिस पर वो लोग मिनामी से इस चीज के बारे में बात करते हैं और मिनामी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और यूमी के साथ अकेला टाइम स्पेंड करना उसे बहुत ज्यादा पसंद है। ये सारी चीजें वो अपनी धीमी आवाज में बोल रही होती है। लेकिन तभी वहाँ पर कागोरे आ जाता है। वो मिनामी को हवा में उठा लेता है और उससे बोलता है कि वो फिर से उसकी दोस्त को परेशान ना करे और यहाँ से चली जाए। जिस पर मिनामी कहती है कि वो तो वैसे भी यहाँ से जाने वाली थी, वो तो बस मिजुतो से कुछ बात कर रही थी। जिस पर मिनामी आकर यूमी का हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है कि यूमी और मिनामी जा रहे होते हैं। वो दोनों एक कमरे में जा रहे होते हैं। जिस पर मिनामी कागोरे से कहती है कि वो दोनों लड़कियों को परेशान ना करे। जिस पर कागोरे बोलता है कि उसका ऐसा इरादा नहीं है। फिर हमें इधर ही यूमी और मिनामी को दिखाया जाता है और बोलते हैं कि क्या कागोरे और मिजुतो के संबंध काफी अच्छे हैं। जिस पर यूमी बोलती है वो दोनों पड़ोसी हैं और वो दोनों एक ही हाई एलिमेंट्री स्कूल से पढ़े हैं, इसलिए उनके रिलेशन काफी ज्यादा अच्छे हैं। फिर हमें कागोरे और मिजुतो को दिखाया जाता है जो अपनी दोस्ती के बारे में बात कर रहे होते हैं। वो सोच रहे होते हैं कि मिनामी और यूमी को ऐसा ही लग रहा होगा कि हमारी बॉन्डिंग बहुत ज्यादा अच्छी है, लेकिन अभी के टाइम पर पूरी तरह से उल्टा है और वो दोनों एक दूसरे से काफी अलग हो चुके हैं। तभी वहाँ पर मिजुतो कहने लगता है कि उसे तो ऐसा नहीं लगता है और वो किसी के मामले में नहीं पड़ना चाहता है। लेकिन तभी कागोरे कहने लगता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि यूमी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। जिसे सुनकर यूमी को गुस्सा आने लगता है और फिर यूमी शर्माती हुई वहाँ की दीवार को जोर जोर से थपथपाने लगती है, जहाँ पर मिनामी उसे रोक देती है कि ऐसे वो अपने हाथ पर चोट मार लेती है। फिर हमें दिखाया जाता है मिजुतो अपना फोन देख रहा होता है, जिसमें यूमी के बहुत सारे मैसेजेस आए होते हैं जो उसे भला बुरा कहती है। और फिर वो उसके बाद कागोरे की नोटबुक को पढ़ने लगता है। कागोरे ने लिखा था कि वो बड़े होकर एक ताकतवर पुलिस वाला बनना चाहता है ताकि वो मिनामी को सुरक्षित रख सके उससे शादी करके। ये बात सुनकर मिनामी भी हाथ को जोर जोर से दीवार पर मारने लगती है, जिस पर यूमी शांत कराकर उसे दूर ले जाती है ताकि वो अपने हाथ ही तोड़ ना ले। लेकिन इधर कागोरे सफाई दे रहा होता है कि उसने ये सब जानबूझकर नहीं किया। मिजुतो को शक होता है कि इनकी एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग शायद पहले से ही है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो चारों सेम रेस्टोरेंट के अंदर आए होते हैं और मिनामी सोचने लगती है कि वो भूल चुकी थी कि ये कागोरे की पसंदीदा जगह है। और तभी कागोरे उससे कहता है कि आज तुम फिर वही सस्ता खाना खाने वाली हो जो कि काफी ज्यादा हेल्दी है। जिस पर मिनामी बोलती है हाँ, मैं वही खाना खाने वाली हूँ क्योंकि वो मेरी हेल्थ के लिए काफी अच्छा है। यहाँ पर मिजुतो को समझ आ रहा होता है कि यह दोनों एक दूसरे को काफी अच्छे से जानते हैं। फिर थोड़ी देर बाद मिजुतो अपने लिए वेंडिंग मशीन से जूस लेने के लिए जाता है और यहाँ पर वो चूज नहीं कर पा रहा होता है। तभी वहाँ पर यूमी आ जाती है और बोलती है कि क्या तुम्हें चूज करने में दिक्कत हो रही है कि तुम्हें क्या लेना चाहिए क्योंकि तुम्हारा कोई दोस्त ही नहीं है। फिर यूमी उसको सारे ड्रिंक्स एक साथ मिक्स करके देती है, जिसे देखकर मिजुतो कहता है कि वो उसे ड्रिंक कर सकता है। थोड़ी देर बाद हमें मिनामी को दिखाया जाता है जो यूमी से कह रही होती है कि उसने तो वो मजाक में बोला था कि सारे ड्रिंक्स को एक साथ करके पीना चाहिए, क्या सच में तुमने ऐसा कर दिया है। फिर उसके बाद मिनामी मिजुतो से कहती है कि क्या वो आज उसे ट्यूशन दे सकता है, जिस पर वो मिजुतो से ये भी कहती है कि वो ये सब इसलिए पूछ रही है ताकि वो यूमी को जेलस फील करवा सके। जिस पर मिजुतो कहता है कि उसे ट्यूशन देनी नहीं आती है, जिस पर वो उससे कहता है कि यूमी उसे काफी अच्छे से पढ़ा सकती है। जिसे सुनकर मिनामी बोलती है कि क्या तुम इस मौके का भी फायदा उठा रहे हो ताकि तुम यूमी के सामने खुद को बेहतर दिखा सको। फिर थोड़ी देर बाद मिजुतो को दिखाया जाता है जो कागोरे के घर पे पढ़ाई कर रहा है। मिजुतो ये चीज फोन से मिनामी को बता देता है, जिस पर मिनामी बोलती है कि यूमी भी यहाँ पर यही कर रही है और वो कहते हैं कि हम दोनों को भी पढ़ाई करनी चाहिए क्योंकि अब हम दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं। जिसको सुनने के बाद कागोरे मिजुतो से पूछता है क्या परीक्षा सच में टफ होने वाली है, जिस पर मिजुतो हाँ बोलता है। ये सुनने के बाद कागोरे को गुस्सा आता है क्योंकि उसके माता पिता ने कहा था इस स्कूल की एंट्रेंस टेस्ट को देने के बाद उसे आजादी मिल जाएगी, लेकिन अब ये सब उसे झूठ लग रहा होता है। जिसके बाद मिजुतो कहता है कि अगर तुम्हें सिर्फ पास होना है तो तुम पास हो सकते हो। जिसे सुनने के बाद कागोरे उससे पूछता है तो फिर तुम इतनी पढ़ाई क्यों कर रहे हो, जिस पर मिजुतो बोलता है कि ताकि वो अपनी छोटी बहन से हारे ना। जिस पर कागोरे बोलता है कि सच में तुम और यूमी काफी ज्यादा मिलते हो। उसके बाद कागोरे सोने चला जाता है। फिर मिजुतो अपने कमरे से बाहर निकलकर चांद को देखने आ जाता है। वह देखता है कि उसकी साइड पर यूमी खड़ी है, उसने अपना फेस कवर कर रखा है, उसने काफी अच्छे कपड़े पहन रखे होते हैं। जिस पर मिजुतो बोलता है कि तुम इतना शर्मा क्यों रही हो कि तुमने अपना चेहरा भी ढक लिया है। जिस पर यूमी बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये सारे कपड़े मिनामी ने उसे जबरदस्ती पहना दिए हैं। फिर वो दोनों अपनी स्कूल की बातें याद करने लगते हैं। जिस पर यूमी बोलती है कि क्या तुम्हें वो स्कूल ट्रिप याद है, जिस पर मिजुतो बोलता है हाँ वो स्कूल ट्रिप। जिस पर यूमी बोलती है कि अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि तुम मुझे उसी स्कूल ट्रिप से पसंद आ गए थे तो इस पर तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा। जिस पर मिजुतो पूछता है कि आखिर वो ये सब बातें क्यों कर रही है। वो ये सब इसलिए पूछ रही है क्योंकि उन्होंने जो टाइम स्पेंड किया था क्या उसका कुछ मतलब भी है। जिस
पर मिज़ुतो बोलता है कि वो अब ये सब बातें नहीं करना चाहता है क्योंकि उसके माता पिता भी अब एक साथ रहने लगे हैं, तो अब ये सारी बातें नामुमकिन है और उसको ये सारी बातें भूल जानी चाहिए। और फिर इसके साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूमी को दिखाया जाता है जो अपने स्कूल में होती है। तभी उसके पास मिनामी आती है और वो उसको घर चलने के लिए बोलती है, जिस पर यूमी मना कर देती है और बोलती है कि मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगी। तभी उसके पास दो लड़कियां आती हैं और वो उसे पूछती हैं कि तुम इतना दुखी क्यों हो, तुमने तो क्लास में टॉप किया है, तुम्हें तो बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए था। जिस पर यूमी कुछ ना बोलकर अपने मिडिल स्कूल की बातें याद करने लगती है और वो सोचने लगती है कि एक ऐसा टाइम था जब मिज़ुतो अपने हर क्लास में टॉप किया करता था और तब यूमी बैठकर ये सब देखा करती थी और फिर उसे भी लगता है कि वो भी क्लास में टॉप कर सकती है और वो दिन रात एक करके पढ़ने लगती है और सारी क्लास में टॉप कर जाती है। लेकिन वो देखती है कि मिज़ुतो को उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा होता है और जब फिर वो थोड़ी देर बाद लाइब्रेरी में जाती है और वो देखती है कि मिज़ुतो लाइब्रेरी में पढ़ रहा होता है और यूमी को यहाँ पर समझ में आ जाता है कि मिज़ुतो स्कूल में उसे कंपटीशन देने की कोशिश कर रहा है। फिर वो थोड़ी देर मिज़ुतो से बात करती है और मिज़ुतो उससे पूछता है कि क्लास में टॉप करके कैसा लग रहा है, जिस पर वो उसे काफी ऑकवर्ड वे से जवाब देती है कि उसे यह बात नहीं पूछनी चाहिए क्योंकि वो अपनी क्लास में हमेशा टॉप करेगी। और फिर वो वहाँ पर पढ़ाई करने लगती है और उसके बाद जाने लगती है। जैसे ही वो लाइब्रेरी से बाहर आती है उसकी क्लास के काफी बच्चे उससे आकर बात करने लगते हैं। इसमें उसे समझ नहीं आता है कि ये लोग उससे बस इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उसने टॉप किया है। फिर थोड़ी देर बाद जब वो घर आती है तो वो एक पेपर पर प्रैक्टिस सेट लगाती है और उसके बाद उसे एहसास होता है कि उसके मार्क्स पहले से काफी ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। लेकिन उसे डर होता है क्योंकि मिज़ुतो की जापानीज काफी ज्यादा अच्छी है और हो सकता है कि वो उसी के दम पर उसे मात दे दे। फिर वो नोटिस करती है कि मिज़ुतो उसके रूम में देखकर वापस जा रहा होता है। यूमी ये देख लेती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि यूमी के हाथ में उसका वो पेपर होता है। वो देखते हैं कि मिज़ुतो के क्वेश्चन पेपर में ज्यादातर क्वेश्चंस छोड़ रखे होते हैं। यूमी इसका जवाब मिज़ुतो से मांगती है क्योंकि उसे पता था कि ये क्वेश्चन काफी आसान है। मिज़ुतो कहता है कि उसके पास टाइम नहीं था। तो फिर यूमी कहती है कि तुमने तो 10 मिनट पहले ही लिखना बंद कर दिया था। और ये बोलकर यूमी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसका कॉलर पकड़ लेती है और वो उसको मारने ही जा रही होती है। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और उसे रोक लेती है और फिर मिज़ुतो को भी शांत रहने के लिए कहती है और उसको वहाँ से जाने के लिए भी कहती है। मिज़ुतो जाते जाते कहता है, मुझे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता कि मैं टॉप पर आऊँ या ना आऊँ, लेकिन तुम्हें बहुत ज्यादा पड़ता है इसीलिए मैंने ये सब किया, लेकिन इस बार तो टॉप मैं ही करूंगा। थोड़ी देर बाद हम यूमी को देखते हैं जो दोबारा से बैठकर पढ़ रही होती है। अगले दिन इनका एग्जाम होता है। यूमी मिज़ुतो से मिलती है और देखते हैं कि मिज़ुतो उसे इग्नोर करके जा रहा होता है और वो बस उसे इतना ही कहता है कि आज के एग्जाम में फर्स्ट वो ही आएगा। फिर थोड़ी देर बाद वो अपना एग्जाम लिख रहे होते हैं। कुछ टाइम बाद हमें पता चलता है कि यूमी ने परीक्षा में टॉप नहीं किया, इस बार मिज़ुतो ने टॉप किया है। ये देखकर यूमी कहती है, ऐसा कैसे हो सकता है, उसने तो काफी सारे क्वेश्चन छोड़ दिए थे जापानीज के पेपर में, फिर वो यहाँ कैसे टॉप कर गया। मिज़ुतो ने बहुत ज्यादा पढ़ाई की होगी। तो फिर मिज़ुतो कहता है उसे पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो बिना पढ़े भी ये सब कर लेता है। फिर यूमी सोचती है कि अब उसे और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है ताकि वो क्लास में अपनी टॉपर की पोजीशन वापस ले सके। अब उसे लगता है कि अब उसके पास बात करने कोई भी नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी क्लास से बाहर निकलती है वो देखती है कि उसकी सारी दोस्त उसके पास बात करने के लिए आ रही होती हैं और उन्हें इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि यूमी क्लास की टॉपर है या नहीं। और यहाँ पर उसे समझ आता है कि मिज़ुतो यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि दोस्ती करने के लिए तुम्हें किसी पोजीशन पर आने की जरूरत नहीं है, दोस्ती तो ऐसे ही हो जाती है। ये सोचने के बाद यूमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और बोलते हैं कि वो अभी भी एक इंट्रोवर्ट है और उसे अभी भी नहीं पता कि लोग कैसे फंक्शन करते हैं। और मिज़ुतो को ढूंढते हुए लाइब्रेरी में जाती है जहाँ पर मिज़ुतो किसी और लड़की के साथ खड़ा होता है और अब थोड़ी देर बाद वो दोनों बुक पढ़ने लगते हैं। फिर मिज़ुतो उससे पूछता है, तुम्हें क्या लगता है गसीरा, दोस्त क्या होते हैं? जिस पर वो बोलती है क्यों, उसे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता कि दोस्ती लोगों पर निर्भर करती है कि आप कैसे लोगों के साथ दोस्ती कर रहे हैं। जिस पर मिज़ुतो उससे पूछता है कि मान लो अगर तुम्हारा कोई दोस्त है वो काफी ज्यादा परेशान है तो तुम क्या करोगी? जिस पर हिगाशिरा सीधा जवाब देती है कि वो इतना खास दोस्त भी नहीं होगा। फिर जिस पर मिज़ुतो बोलता है कि जिस हिसाब से तुम्हारी बातें हैं मुझे लग नहीं रहा कि तुम्हारा एक भी दोस्त बनेगा। फिर वो बोलती है कि वो भी परेशान होगी। ये सुनकर मिज़ुतो थोड़ा हैरान रह जाता है और सोचता है कि हिगाशिरा उसकी पहली दोस्त है जिसके साथ वो इतना ज्यादा कंफर्टेबल है और उसे नहीं लगता कि अब उसके जैसा दोस्त कभी और बन पाएगा। फिर छुट्टी का टाइम होता है, वो दोनों स्कूल से बाहर आते हैं और तभी वहाँ मिलते हैं मिनामी और यूमी। उनको देखकर हिगाशिरा मिज़ुतो के पीछे छुप जाती है और वो हिगाशिरा से उन सब के नाम को बोलने को बोल रहा होता है, जिसको देखकर यूमी काफी ज्यादा शॉक हो जाती है। फिर मिज़ुतो मिनामी से कहता है कि मिनामी तुम्हें उससे दूर रहना चाहिए क्योंकि वो काफी ज्यादा डर रही है। और फिर ये चीज यूमी को बताती है, पहली बार मैंने मिज़ुतो को किसी की इतनी ज्यादा परवाह करते हुए देखा है। लेकिन हम देखते हैं कि यूमी वहाँ से जाने लगती है। उसके जाने के बाद
हैगासिरा पूछती है कि आखिर ये यूमी है कौन, जिस पर मिजुतो उससे कहता है कि वो उसकी सौतेली बहन है। थोड़ी देर बाद हमें यूमी को दिखाया जाता है जो अपने बेड पर लेटी हुई होती है और वो सोच रही होती है कि क्या मिजुतो और हैगासिरा की दोस्ती से उसे जलन हो रही है। फिर हमें अगले दिन दिखाया जाता है कि वो मिजुतो को काफी अच्छे से ट्रीट कर रही होती है। यह देखकर मिजुतो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो ये सारी बात जाकर हैगासिरा को बताता है। हैगासिरा उससे बोलती है कि ये तो अच्छी बात है और उसे यकीन है मिजुतो जो भी करेगा सही करेगा, जिसे सुनकर मिजुतो बोलता है कि तुम क्या बोल रही हो, क्या तुम मुझे सही से समझा सकती हो। जिस पर हैगासिरा कहती है कि लोगों का क्राइटेरिया होता है एक दूसरे लोगों को पहचानने का, और वो किस फ्लो में उनको पहचान रहे हैं वो चीज मैटर करती है, इसलिए हमें हमेशा फ्लो के साथ चलना चाहिए। ये सुनकर मिजुतो को लगता है कि हैगासिरा काफी ज्यादा समझदार है और हमें भी फ्लो के साथ चलना चाहिए। थोड़ी देर बाद हमें यूमी को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा खुश होती है। तभी उसके सामने मिजुतो आ जाता है जो काफी अच्छे कपड़े में होता है और वो यूमी का चेहरा पकड़ लेता है, जिस पर उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि ये आखिर कर क्या रहा है। जिस पर मिजुतो बोलता है कि एक इंसान का दिल एक बार धड़कता है लेकिन तुम्हारा तो दो बार धड़क रहा है क्योंकि तुमने अपने भाई को इतने अच्छे कपड़ों में देख लिया है। फिर वो उसे ये भी कहता है उसका ये शांत और सुनने वाला एटीट्यूड उसे पसंद नहीं है, क्योंकि जब भी वो उसे हर बार देख रहा है तो बिल्कुल भी चिड़चिड़ापन नहीं हो रहा है और वो एक दूसरे को भाई बहन मानता है। ये सुनकर यूमी कहती है कि उसे उसकी और हैगासिरा की दोस्ती बिल्कुल पसंद नहीं है और मिजुतो कहने लगता है वो तो सिर्फ उसकी दोस्त है। यूमी कहती है लेकिन वो तो अभी उसे असली नाम से बुला रही है न कि परिवार के नाम से, जबकि यूमी को ये करने के लिए काफी समय लग गया था। तो मिजुतो कहता है कि वो टाइम अलग था और ये टाइम अलग है। तो यूमी कहती है आखिर तुम उसके लिए इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो। मिजुतो कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी इस तरह एक्टिंग से लग रहा है कि उनके पास्ट में कुछ भी नहीं हुआ था। और यूमी हमेशा वही चीज कहती है जो मिजुतो खुद से नहीं कह पाता। यूमी फिर कहने लगती है क्या ये सही है कि आप अपने भाई बहन से जलन रखें। तो फिर मिजुतो कहता है बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन मुझे 2 साल पहले से ही पता है कि तुम अपने नेचर से थोड़ी अजीब हो और ऐसा करके तुम बिल्कुल मेरी असली बहन लग रही हो। अगले दिन हमें दिखाया जाता है हैगासिरा सबसे खुद को इंट्रोड्यूस कराती है, लेकिन मिजुतो को डर था कि कहीं वो यूमी से डर ना जाए क्योंकि उसे यूमी की स्माइल बहुत ही ज्यादा डरावनी लगती है। लेकिन हैगासिरा डरना बंद करके उसके साथ दोस्ती कर लेती है और अपने बारे में बताती है। मिनामी फिर हैगासिरा से हैंडशेक करने लगती है और हैगासिरा कहती है वो दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं और असल में हैगासिरा को तो एक लड़का बनना था। जो सुनकर मिजुतो कहता है मिनामी तुम उसकी बातें सुन रही हो ना, हैगासिरा तो वैसे भी लड़का बनना चाहती थी। और फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। मिनामी कहती है कि वो उन लोगों की मदद करती अगर वो मिजुतो को पसंद करती तो। फिर हैगासिरा काफी मुश्किल से मिनामी और यूमी को गुड बाय कहकर जाने लगती है। इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है।